हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए, उनके लिए डेली लेके आती हूँ मैं पेपर 2 कॉमर्स की क्लास डेली 3 बजे, राइट। जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस ले रहे हैं उनको अभी पता है कि आज हमारी है क्लास नंबर 60। तो लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी, कौन सा बोलो, लाभांश नीति का, वो पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसकी सारी जो थ्योरीज हैं, जो भी अप्रोचेस हैं, उनको हमने देखा था, राइट। तो अभी बोलो फिर क्या मैम, वी नो जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होता है आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप क्या हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ उसको करने के लिए कि जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप इजीली क्या कर पा रहे हो, अटेम्प्ट कर पा रहे हो, राइट। सो साथ ही मैं बता दूं कि जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना कॉमर्स का, उस पे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स है उन पे। तो जो भी क्लासेस होती है यूट्यूब पे, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स अवेलेबल हो जाती है। वहाँ से जाके सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, चैनल को, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम लिंक्स मिल जाएगी और आप कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस ले पाओगे। ओके, तो आगे अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट की भी यहाँ पे क्या होती है, 3 क्लासेस होती है। एक आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, दूसरी आपकी मॉक टेस्ट की क्लास होती है, एमसीक्यूज़ की होती है, एंड थर्ड आपकी जो डीआई मैथ्स, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है करने में सॉल्व, उसकी क्लासेस होती हैं। तो पूरा ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स का यहाँ पे उनकी क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासेस लगाई जाती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब आप सभी के सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसका बेनिफिट उठाइए। ओके, इसके अलावा जो पेपर 2 के और सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी यहाँ पे क्लासेस होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कल से क्या हुआ है, 28 मार्च से सभी की बोलो क्या हुई है, क्विजेस स्टार्ट हुई है। तो आई होप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, कॉमर्स के तैयारी कर रहे हैं, सभी ने क्या कर लिया है, डेली टाइमिंग आपको क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया होगा ग्रुप में। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा उनको पता होगा कि क्या क्या टाइमिंग है क्विजेस का, तो वो एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, जो पेपर 2 हमारा कॉमर्स है उसका टाइम 5 PM रहेगा, ठीक है। 5 PM डेली आपकी एज ए आप समझ लीजिए ये होमवर्क होगा आपका। डेली आपकी क्विज स्टार्ट हो जाएगी एंड 10-10:30 तक वो आपकी स्टार्ट रहेगी, जिसमें आप सभी को जो क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करने हैं विद माइनस मार्किंग। तो सोच समझ के हर एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे मैं आपको क्या बताऊंगी, जैसे 28 को हमारी कल जो क्विज हुई है ना, उसके मैं आज की क्लास में आपको क्या बताऊंगी, सोल्यूशन बताऊंगी कि कौन सा आंसर कौन से क्वेश्चन का होगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रैंक डिसाइड करेंगे कि किसकी रैंक सबसे ज़्यादा आई है, किसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या किया है, करेक्टली अटेम्प्ट किया है। ओके, तो उसको फिर मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे वीडियो लेक्चर में, ओके ना। तो चलिए, जो 28 मार्च में जो क्विज हुई है ना, यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को लास्ट में हमारी क्लास ख़त्म होने वाली होगी ना, उससे पहले जो हमारे क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डेली जैसे 28 मार्च की क्विज है उसको 29 मार्च की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे कंटिन्यूटी के साथ चलता रहेगा और किसकी रैंक आई है वो मैं आपको फिर बता दूंगी, ओके ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक की बात करें अगर, तो जैसे कि सभी को पता है हम तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। वी ऑल आर व्हाट, वी ऑल आर कॉमर्सियन, ठीक है। और बताओ अभी तक के क्या क्या पढ़ लिया है हमने, जल्दी से कमेंट में बताएंगे मुझे। मैम हमने यूनिट 1 को मोस्ट प्रोबेबली देख लिया है एंड आफ्टर दैट हमने यूनिट 3 को कवर अप कर लिया है। और अभी हमारी चल रही है, बोलो कौन सी,
यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस व्यवसायिक वित्त। हम सब अभी क्या कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं। उसमें हम कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं, जल्दी से बता दो मुझे। मैम हम लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, राइट। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम क्या देखते हैं, वित्तीय निर्णयों में कि किस तरीके से हमें जो पैसा लगाना है बिजनेस में, व्यवसाय में, उसको हम कहाँ से, किन स्रोतों के माध्यम से रेज करें, बढ़ाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या क्या देखे हैं, अलग अलग सोर्सेस हैं, डोमेस्टिक सोर्सेस, फिर इंटरनेशनल सोर्सेस, इनकी हमने बात की है, राइट। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टिंग डिसीजन में कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाए जिससे हमें क्या हो, कितना विनियोग करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उसके लिए हम अगर करंट असेट में पैसा लगाएंगे तो पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, और अगर फिक्स्ड असेट में पैसा लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे, बोलो क्या, हम पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, पूंजी बस्टिंग निर्णय, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, ये भी हमारा पेंडिंग है, जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है वो हमें पढ़ना है। लेकिन हमने जो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है, लाभांश नीति निर्णय, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें अब हमने क्या पढ़ा, मुझे जल्दी से कोई बता दो, जल्दी से कमेंट में मुझे बता दीजिए। जी मैम, वी ऑल नो, हमने इसमें पढ़ा है जितना भी एक बिजनेस को प्रॉफिट होता है, अब प्रॉफिट कैसे निकलता है उसकी प्रोसेस भी मैंने पूरी आपको डिटेल में 2 क्लासेस में, मैंने एक क्लास में आपको बताया था और एक में रिवाइज करवाई है। तो सभी क्लासेस देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए उसको, शॉर्ट नोट्स में आपको याद हो जाएगा। अब उस प्रॉफिट को कितना हमें क्या रखना है, रिटेन करके रखना है आगे इन्वेस्ट करने के लिए, और कितना हमें क्या करना है, डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को वितरित करना है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किसके अंदर, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन के अंदर, जिसकी हमने 3 थ्योरीज अच्छे से पढ़ी थी। कौन कौन सी बोलो, वॉल्टर मॉडल एंड हमारा गॉर्डन मॉडल, ठीक है, जो कि किस में आते हैं, रेलेवेंट अप्रोच में। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ी थी MM मॉडल, मोदी गिलानी मिलर मॉडल, जो किस में आता है, इररिलेवेंट अप्रोच में। सभी के फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं, सभी उनको लर्न कर लेना, याद कर लेना, नोट डाउन करके रख लेना। आई होप सभी ने रिवीजन भी थोड़ा बहुत कर लिया होगा, क्योंकि बीच में जो एब्सेंस रही थी 3 क्लासेस की, तो उस टाइम पीरियड में आई होप सबने रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको समझ आया है, उसके अकॉर्डिंग आज की क्लास में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, बोलो। मैं लेके आई हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर हमने पढ़ा है, कौन सा बोलो, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, उसके MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को करेक्ट अटैम्प्ट करना है, सिर्फ अटैम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल सही क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ। एंड आई वॉन्ट टू नो सभी स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट है, ओके ना। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चंस को। सभी मुझे लास्ट में जब सारे क्वेश्चन हो जाए तो स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ओके ना। हाँ, वी वांट JRF, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी है, ओके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैं आपके लिए क्या लेके आती हूँ, इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस लेके आती हूँ, ओके ना। तो चलिए बाकी हम वैसे ही काउंट करेंगे कि पहले हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। चलिए, हियर द क्वेश्चन इज, बहुत ईजी है। क्या पूछा है, वॉल्टर्स मॉडल सजेस्ट, जो वॉल्टर का मॉडल है वो सजेस्ट करता है, सुझाव देता है 100% DP रेशियो। 100% क्या करना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी 100% हमें क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को लाभांश वितरित करना चाहिए। व्हेन, कब करना चाहिए, ये पूछा है। वॉल्टर मॉडल किस सिचुएशन में ये सुझाव देता है कि 100% आपको क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को लाभांश का वितरण करना चाहिए। अब ऑप्शन है, जब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो, देखिए 2 टर्म्स थी, KE और R, दोनों की दोनों टर्म्स मैंने आपको अच्छे से बताई है, जिन्होंने क्लासेस ली हैं उनको ज़रूर पता होगा, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शंस है, जब KE इज इक्वल टू R, KE बराबर है R के, KE ज़्यादा है R से, या नहीं सॉरी, KE कम है R से, KE ज़्यादा है R से, या फिर KE
ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी, आपको याद हो तो, है ना, के ई और आर दोनों टर्म से। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताइए कि जो वॉल्टर का मॉडल ये सुझाव कब देता है कि आपको जो डीपी रेशियो है ना वो 100% रखना चाहिए। कौन सी सिचुएशन में ऐसा सुझाव देता है? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। बाकी किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। याद करो, मैंने 3 टर्म्स पढ़ाई थी, कौन कौन सी? एक तो जब आपका क्या होता है, के ई कम होता है आर से, एक के ई ज़्यादा होता है आर से, और एक के ई इक्वल होता है आर के। तो अगर बात करें के ई इक्वल होता है आर के, तो उसमें तो इनडिफरेंट सिचुएशन होती है। कितना परसेंट भी आप डीपी रेशियो रख सकते हो, कितना परसेंट आप रिटेंशन रेशियो रख सकते हो, डजेंट मैटर। अब अगर बात करें कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज़्यादा होती है आर से, तब क्या होता है? उस समय एक फर्म क्या होती है, डिक्लाइनिंग स्टेज की ओर होती है, हमने पढ़ा था। और उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जी मैम, इसी में हमने पढ़ा था कि रिटेंशन रेशियो बिल्कुल 0% होना चाहिए और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 100% होना चाहिए। तो बताओ कौन सा इसमें करेक्ट होगा? करेक्ट हो जाएगा कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज़्यादा होती है आर से, यानी प्रॉफिट से ज़्यादा जब आपकी लागत है, उस सिचुएशन में आपको डीपी रेशियो तो क्या रखना चाहिए, 100%, और रिटेंशन रेशियो आपको रखना चाहिए 0%। याद है ना सभी को, हमने पढ़ा था। तो बोलो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? हियर द ऑप्शन नंबर सी, के ई इज मोर देन आर इज करेक्ट आंसर हियर। आया सभी को समझ में? क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ अ फर्म हैज, एक फर्म में अगर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कम है, किससे? जो रिटेंशन आर है, जो प्रॉफिट की रेट होती है उससे, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी लागत कम है किससे? प्रॉफिट की रेट से। द वॉल्टर्स मॉडल सजेस्ट्स फॉर, तो जो वॉल्टर का मॉडल है वो क्या सजेस्ट करेगा? देखिए, जो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो कब के पे किया जाता है? जब हमारी के ई ज़्यादा होती है आर से। ठीक है, और अब इसमें पूछा है कि जब के ई कम होती है आर से, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वॉल्टर मॉडल क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है? ठीक है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? 0% पे आउट देता है, 100% पे आउट देता है, 50% पे आउट देता है, या फिर 25% पे आउट देता है। यहाँ पे पे आउट का मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी लाभांश वितरित करता है। 0%, 100%, 50% या 25%। कब? जब के ई क्या होती है, कम होती है आर से, वॉल्टर मॉडल में। आपको बताना है करेक्ट आंसर। 3 टर्म्स में से ही ये दूसरी टर्म है, दूसरी नहीं एक्चुअली पहली टर्म है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया है, अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। देखिए, हमने यहाँ पे बात की थी, बोलो क्या, 3 टर्म्स की। कब? एक तो के ई कम होती है आर से, एक के ई ज़्यादा होती है आर से, और एक के ई इक्वल होती है आर से, समान होती है आर से। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है? के ई कम है आर से, यानी प्रॉफिट का रेट ज़्यादा है, लागत कम है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में 0% पे आउट, डिविडेंड पे आउट करना चाहिए और 100% रिटेंशन करना चाहिए। बोलो, मैंने ये बताया था या नहीं? सभी को याद हो तो? राइट, तो यहाँ पे 0% डिविडेंड पे आउट करना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप सभी को क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एमएम मॉडल। अब एमएम मॉडल हमने पढ़ लिया है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा है कि कौन से सेंटेंसेस में से एमएम मॉडल के लिए यहाँ पे सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है, शेयर प्राइस गोज अप इफ डिविडेंड इज पेड। अगर लाभांश वितरित किया जाता है तो जो शेयर है उसके प्राइस में क्या होती है? वृद्धि होती है, गोज अप होता है, मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा है शेयर प्राइस गोज डाउन इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड। और अगर डिविडेंड नहीं पे किया जाता है
तो जो मूल्य है शेयर का वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, प्राइस डाउन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मार्केट वैल्यू, जो बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य है शेयर का, वो अप्रभावित रहता है, अनअफेक्टेड रहता है बाय डिविडेंड पॉलिसी, जो लाभांश नीति होती है उससे। ठीक है, या फिर तीनों के तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। अब देखिए एमएम मॉडल कौन सी अप्रोच है, रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए मैंने बेसिक से आपको समझाया है, आप अगर थोड़ा सा माइंड लगा के इसको करोगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। अब देखिए वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है, आप सभी को मैंने बताया था दो अप्रोचेस होती हैं, रेलेवेंट और इररेलेवेंट। वॉल्टर और गॉर्डन रेलेवेंट होते हैं, लेकिन एमएम मॉडल क्या होता है, इररेलेवेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चाहे आप डिविडेंड पे करो चाहे ना करो, उसका किस पे, जो शेयर के फर्म की बाजार मूल्य है, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावित रहेगी। क्लियर है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन का तो यहाँ पे मीन ही नहीं होता, चाहे डिविडेंड पे कर रहे हो या ना कर रहे हो, उससे आपके शेयर के प्राइस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन नंबर सी, मार्केट वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड बाय डिविडेंड पॉलिसी, की जो हम निर्धारित करते हैं लाभांश नीति, उसका जो फर्म की मार्केट वैल्यू है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन से मॉडल में, एमएम मॉडल में। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर अगेन एमएम मॉडल क्या बोलता है, एमएम मॉडल आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट एज, एमएम मॉडल आर्ग्यू करता है, तर्क देता है कि जो डिविडेंड है, लाभांश है, वो इररिलेवेंट है। किस तरीके से इररिलेवेंट है, देखिए ऑप्शंस। द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन अर्निंग पावर, जो फर्म की वैल्यू है वो निर्भर करती है किस पे, एक फर्म की कमाई की जो शक्ति होती है, अर्निंग पावर होती है उस पे। ऑप्शन बी है द इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स फॉर कैपिटल गेन, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो शेयर्स को इसलिए बाय करते हैं, खरीदते हैं, किसके लिए, कैपिटल गेन के लिए। हमने पढ़ा था करंट गेन, करंट यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड। तो इसमें बोला है कि इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन के लिए क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डिविडेंड इज पेबल आफ्टर डिसाइडिंग द रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी जो लाभांश है वो तब पे किया जाता है, किसके बाद, ये निश्चित करने के बाद कि कितना कंपनी को, फर्म को रिटेन्ड अर्निंग रखनी है उसके बाद। ओके, और डी ऑप्शन है डिविडेंड एक छोटा अमाउंट है। ठीक है, आपको बताना है सबसे इफ़ेक्टिव आंसर किसके अकॉर्डिंग, एमएम मॉडल क्या तर्क देता है उसके अकॉर्डिंग। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए एमएम मॉडल की जो इररिलेवेंट अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड के लिए क्या सबसे क्या है कि इफ़ेक्टिव तर्क देता है इन ऑप्शन में से एमएम मॉडल। ओके, चलिए अभी देखिए हमने बात की थी करंट यील्ड की और कैपिटल गेन यील्ड की, राइट। तो आपका जो एमएम मॉडल है ना, वो आर्ग्यू करता है, तर्क देता है कि जो फर्म की वैल्यू है वो पूरी तरीके से निर्भर करती है फर्म की जो अर्निंग पावर है उसके ऊपर। ओके, तो सबसे इफ़ेक्टिव यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पैसिव डिविडेंड पॉलिसी, इनमें से कौन सा है जो प्रदर्शित करता है पैसिव लाभांश नीति को। अब पैसिव का यहाँ पे मतलब है कि आपका जो डिविडेंड है वो बिल्कुल भी पे नहीं किया जा रहा है, यानी डिविडेंड पॉलिसी एक्टिव नहीं है, पैसिव है, यहाँ पे उतना ज़्यादा रोल नहीं है लाभांश नीति का। कौन से ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन ये प्रदर्शित करता है आपको बताना है। ओके, सो हेयर ऑप्शन नंबर 1 ए, दैट डिविडेंड इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस, यानी जो लाभांश है वो
पे किया जाता है, चुकाया जाता है परसेंटेज पे, किसके, जो अर्निंग पर शेयर होती है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है द डिविडेंड इज पेड एज कांस्टेंट अमाउंट, जो लाभांश है वो स्थिर राशि से क्या किया जाता है, चुकाया जाता है। नेक्स्ट है दैट डिविडेंड इज पेड आफ्टर रिटेनिंग प्रॉफिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी लाभांश तब चुकाया जाता है, कब, रिटेन अर्निंग रखने के बाद में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन में ऐसा है कि आपका जो डिविडेंड पॉलिसी है वो पैसिव है, यानी बिल्कुल भी डिविडेंड पॉलिसी एक्टिव नहीं है? कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको लग रहा है? आप अपने माइंड से मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बताइए जल्दी से। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जिसमें क्या बोला है कि डिविडेंड इज़ पेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस। तो ऐसा तो होता है जितनी हमारी पर शेयर की अर्निंग होती है उसमें से ही हम क्या करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, राइट। फिर है कि इसलिए डिविडेंड यहाँ पे क्या है, एक्टिव है, ओके ना। फिर है दैट डिविडेंड इज पेड एज कांस्टेंट अमाउंट, तो ये ऐसा हो सकता है ना कि स्थिर राशि से आप क्या करो, डिविडेंड को पे करो, तो यहाँ पे भी डिविडेंड एक्टिव है। बट द ऑप्शन नंबर थर्ड दैट डिविडेंड इज पेड आफ्टर रिटेनिंग प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या ऐसा होता है कि पहले आप रिटेन करके रख लेते हो जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें से और फिर आप डिविडेंड पे करते हो? नहीं मैम, हमने तो यही सुना है, या तो जो प्रॉफिट होता है उसमें से आप डिविडेंड करते हो या फिर आप रिटेन करते हो, या फिर परसेंटेज डिसाइड कर लेते हो कि इतना हमें रिटेन करना है, इतना हमें डिविडेंड पे आउट करना है। ऐसा तो कभी नहीं करते हो कि पहले पूरा रिटेन कर लो और उसके बाद जो बचे उसमें से डिविडेंड करना है। ऐसा तो हमने कोई भी प्रोसेस में, कोई भी मॉडल में नहीं पढ़ा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे डिविडेंड क्या है, पैसिव हो जाता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, ये तो डायरेक्ट बता देंगे आप सभी। मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए इन 4 ऑप्शंस में से कि डिविडेंड पे आउट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, हमने सभी ने पढ़ा है कि डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, यानी डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, इससे हमारा कैलकुलेट हो जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। सभी को पता है ना? सभी का करेक्ट है, वेरी गुड। जिनको नहीं पता वो ध्यान में रखना, बहुत ईजी होता है, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ओके। तो जिनको पता है वो मुझे करेक्ट बताना, अदरवाइज मैं बता दूंगी। पूछा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी मस्ट बी पेड इन, मतलब जब एक कंपनी डिक्लेयर कर देती है लाभांश को तो उसे उस लाभांश को पे करना पड़ता है कितने दिनों के अंदर, ऐसा पूछा है। 20 डेज में, 30 डेज में, 32 डेज में या 42 डेज में, आपको बताना है करेक्ट आंसर, जिसको भी पता है, अदरवाइज मैं बता दूंगी, फिर इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, ओके। तो चलिए बताइए। देखिए, अगर कोई कंपनी डिक्लेयर कर देती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लाभांश दिया जाएगा, चुकाया जाएगा, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो फर्म है, कंपनी है, उसको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है, ओके। 30 डेज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोला है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेबल बाय, यानी जो डिविडेंड, जब डिविडेंड का बंटवारा करते हैं, लाभांश का बंटवारा करते हैं, तो उस समय जो टैक्स होता है वो किसको पेबल होता है, उस पर जो टैक्स होता है वो किसको पेबल होता है। अब टैक्स के नाम से ही आप समझ जाओ टैक्स किसको दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा लेना, ओके। शेयर होल्डर्स तो गवर्नमेंट,
शेयर होल्डर्स टू कंपनी, कंपनी टू गवर्नमेंट। कौन किसको टैक्स देता है, किसके द्वारा किसको टैक्स दिया जाता है, मुझे बताइएगा करेक्ट आंसर। ये थोड़ा डिविडेंड है उससे रिलेटेड है लेकिन टॉपिक से हटके है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पुटअप हो जाते हैं तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, चलिए बताइए करेक्ट आंसर मुझे। देखिए, जो टैक्स होता है वो किसको चुकाया जाता है, गवर्नमेंट को चुकाया जाता है। अब कौन चुकाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है डिविडेंड का, तो जो टैक्स होगा वो कंपनी है ना, कंपनी वो किसको देगी, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कंपनी टू गवर्नमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड जिन्होंने भी करेक्ट बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको पूछा है कि डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ, डिविडेंड्स पे किए जाते हैं किस पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे या फिर जनरल रिजर्व पे। किस पे डिविडेंड पे किए जाते हैं, मतलब क्या निकल के आता है जिसमें से हम क्या करते हैं, लाभांश का बंटवारा करते हैं या लाभांश चुकाते हैं। आपको बताना है करेक्ट आंसर। ये तो किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, राइट। क्यों, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, याद है ना सभी को। सेल्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स कॉस्ट घटाते हैं, उसके बाद में आता है ईबीआईटी जिसमें से हम क्या घटाते हैं, बोलो। पूरी प्रोसेस मैंने बताई है आपको। लास्ट में हमारा क्या निकल के आता है, निकल के आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यानी जब हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे जो हमें पे करना होता है वो कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद में हमारा निकल के आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करने के बाद। उस पे हम क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें से क्या करना है, डिविडेंड पे करना है। किनको, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना उनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड हम चुकाते हैं किसमें से, जो पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है उसमें से। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, इन इंडिया में इफ़ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट पेड विद इन 30 डेज, अगर डिक्लेयर कर दिया गया उसके बाद अगर जो समता अंश हैं उन पे 30 दिन के भीतर अगर लाभांश नहीं दिया गया है एक फर्म के द्वारा, तो इट इज़ ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड इन, तो इसको जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनके एजुकेशन फंड में डाल दिया जाएगा। कितने दिनों में बताना है आपको। तो ये थोड़ी सी नई टर्म है, इसको आप क्रैम कर लेना, याद कर लेना। तो मैं बता देती हूँ, अगर 30 डेज़ के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तो फिर 7 डेज़ के अंदर क्या कर दिया जाता है, जिन इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे हैं, पैसा लगाया है, उनके माइंड में डाल दी जाती है ये चीज़, इज़ ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के एजुकेशन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कितने दिनों में, 7 डेज़ में। क्लियर है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं एवरी कंपनी शुड फॉलो, हर एक कंपनी को फॉलो करना चाहिए हाई डिविडेंड पेमेंट यानी ऊंचा डिविडेंड पेमेंट, या लो डिविडेंड पेमेंट यानी कम डिविडेंड पेमेंट, या फिर स्टेबल डिविडेंड पेमेंट यानी स्टेबिलिटी के साथ डिविडेंड चुकाना चाहिए, या फिर स्थिर फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट। अब यहाँ पे स्टेबल और फिक्स्ड में थोड़ा डिफरेंस है। स्टेबल का मतलब होता है क्या, कि एक तरीके से स्टेबिलिटी के साथ। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो रेट डिसाइड कर दी उसी पे हमेशा उसी रेट पे क्या करना चाहिए, डिविडेंड पे करना चाहिए। जबकि स्टेबल का मतलब होता है कि ना तो लो रखो ना हाई रखो, आप स्टेबिलिटी के साथ क्या करो, डिविडेंड को पे करो। तो यहाँ पे किस तरीके से करना चाहिए, वैसे मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है, फिर भी मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। वेरी गुड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर एक कंपनी को ना तो ज़्यादा हाई रखना चाहिए ना ज़्यादा लो रखना चाहिए। स्टेबल डिविडेंड क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी के साथ डिविडेंड को पे करने की जो नीति है वो अपनानी चाहिए। ओके, चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही लास्ट क्वेश्चन जैसा है, पूछा है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, यानी हर एक शेयर पे स्थिरता के साथ डिविडेंड को पे करने की नीति
किसके माध्यम से जानी जाएगी, इज कंसिडर्ड एज इंक्रीजिंग डिविडेंड पॉलिसी। अब कांस्टेंट के नाम से ही आप समझ जाओ, ना इंक्रीजिंग होगी ना डिक्रीजिंग होगी, तो होगी क्या बोलो। चलो मैं ये आंसर बता देती हूँ, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि स्थिरता के साथ हर एक शेयर पे कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी क्या की जा रही है, अपनाई जा रही है। तो ये किसके अंदर होगी, जो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है ना, उसके रिगार्डिंग की जाएगी। ओके, क्लियर है। चलिए, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टेबिलिटी डिविडेंड पॉलिसी हर एक जो फर्म है उसको अपनानी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है आखिर, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट। ए है सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड बी पेड एवरी ईयर, यानी एक जैसी जो राशि है वो एज अ लाभांश हर साल चुकानी चाहिए, पे करनी चाहिए। दूसरा है डिविडेंड बी पेड रेगुलरली 2-3 टाइम इन अ ईयर, यानी 2 या 3 बार क्या करना चाहिए, लाभांश चुकाना चाहिए। फिर है एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पेड एवरी ईयर, यानी अतिरिक्त जो लाभांश है वो चुकाया जाना चाहिए हर साल। तो बी और सी तो ऐसे ही आपके क्या हो रहे हैं, बोलो, इनका तो स्टेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर डी है देयर नीड नॉट बी मच वेरिएशन इन डिविडेंड पेमेंट ओवर ईयर्स, यानी यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए डिविडेंड पेमेंट जब हम करते हैं 1 साल के अंदर उसमें। अब मैंने बता दिया बी और सी तो आपका रॉन्ग है। अब ए और डी में से विच वन इज इफेक्टिव आंसर, मुझे जल्दी से बता दीजिए। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। अब देखिए, मैंने कहा था फिक्स्ड और स्टेबल में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक जैसी राशि से डिविडेंड चुकाया जाता है तो वो फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी होती है, जबकि स्टेबिलिटी में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ क्या नहीं किया जाता है, बदलाव, वेरिएशंस नहीं किए जाते हैं 1 साल में जब हम क्या करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं तब, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो आई होप क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के हमने 10 to 15 क्वेश्चंस की बात कर ली है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था, कौन सा बोलो, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, उससे रिलेटेड था। ओके, अब आगे देखिए, अगर बात करें, मैंने जैसे लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाके वेबसाइट पे नीचे जो मेंशन है ना, उसमें क्या कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आप क्विज को अटेम्प्ट कर पाओ, जो कि 28 मार्च कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जो कल वाली क्विज में जो क्वेश्चंस थे ना, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से किसके कितने करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कोइंसिडेंस है, मतलब आज हमारा लेक्चर भी एमसीक्यूज़ का ही था और जो होमवर्क है वो भी एमसीक्यूज़ का ही है, राइट। जो क्विजेस आपको मिली हैं, क्विजेस में जो क्वेश्चन मिले हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, और किसकी रैंक आई है 28 मार्च को वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। ओके ना, मतलब एक दिन डिले होके आपको रैंक का पता चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब 28 का आपको मैं बताऊंगी 30 मार्च को, ठीक है ना। आज 29 है, आज का मैं बताऊंगी आपको 31 को, इस तरीके से, ठीक है। मैं डेट वाइज आपको मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए लेट्स डिस्कस योर क्विज़ क्वेश्चंस हेयर। ओके, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट था कि जीडीपी, अब जीडीपी क्या होता है पता है ना सभी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो उसकी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, कारक लागत क्या होती है, ठीक है। तो इसमें जिन्होंने भी जो भी अटेम्प्ट किया है, अभी मैं सभी को करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, जीडीपी में से आईटी और जब एस लेस कर देते हैं तो हमारी निकल के आ जाती है फैक्टर कॉस्ट, कौन सी, कारक लागत। ओके, चलिए देखते हैं होमवर्क में जो आपको सेकंड क्वेश्चन मिला था वो
ये है कि विच वन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है भारत की, उसका मुख्य पर्पज, मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना, साथ में आय और धन की असमानताओं को कम करना, मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज टू इनकम एंड वेल्थ, और प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ये सभी फिस्कल पॉलिसी के उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य कौन सा नहीं है, अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, उद्देश्य हैं फिस्कल पॉलिसी के। और तो इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट था आपका विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट। इसमें भी नॉट है, ध्यान में रखना कि कौन सा ऐसा तत्व नहीं है, किसका, इंटरनल एनवायरनमेंट का, किसका, आंतरिक वातावरण का। ये क्वेश्चन आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के जो आंतरिक होता है ना वातावरण, उसमें से पूछा है कि कौन सा तत्व है आंतरिक वातावरण का नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी यानी एक फर्म की विपणन क्षमता, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी परिचालन क्षमता, मनी एंड कैपिटल मार्केट मुद्रा और पूंजी बाजार, और पर्सनल कैपेबिलिटी कार्मिक क्षमता। ठीक है, तो पर्सनल कैपेबिलिटी है। ठीक है, कार्मिक क्षमता। तो इनमें से बताना है कि आंतरिक नहीं है। अब देखिए, जो मार्केटिंग कैपेबिलिटी है फर्म की, वो डिपेंड करती है एक फर्म के ऊपर कि उसको किस तरीके से अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बनानी है। ऑपरेशनल भी फर्म के ऊपर, पर्सनल भी फर्म के ऊपर। पर क्या मनी एंड कैपिटल मार्केट एक फर्म खुद से डिसाइड कर सकती है कि मुद्रा बाजार कैसा है, पूंजी बाजार कैसा है, जो अभी की सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग? ये क्या है, आंतरिक वातावरण का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट था आपका कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट, यानी पर्यावरण निम्नीकरण, यानी पर्यावरण को निम्नीकरण या क्षति जो भी हो रही है, इनमें से कौन सा कारण वो नहीं है। अब देखिए, ये सारे के सारे कारण है ना, कौन कौन से, भूमि क्षरण और मिट्टी का कटाव, अतिचारण या पारिस्थितिकी गिरावट की समस्या, या फ्लड्स, बाढ़, सभी के सभी कारण हैं किसके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, पर्यावरण निम्नीकरण के। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कारण नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द अबव इज रीजन, किसके लिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। ये सारी के सारे रीज़न हैं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो रीज़न नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट था आपका लास्ट, जो 28 मार्च के होमवर्क का क्वेश्चन था आपका, लास्ट है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, निधि प्रवाह विवरण तैयार करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस अवधारणा, कौन से कॉन्सेप्ट का उपयोग निधि के रूप में किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ना, जितने भी वित्तीय संसाधन होते हैं, उन सभी का उपयोग किया जाता है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो आपको एज अ होमवर्क इन क्विज में मिले थे। ओके, तो कल भी जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज में, उनको आपको अटेम्प्ट करना है, फिर नेक्स्ट डे मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन। जितनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने पाओगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो भी एमसीक्यूज़ आज की क्लास में हमने किए हैं, राइट? तो अपनी अटेंडेंस सभी के सभी लगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर। आप सभी कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है। ओके, चलिए, जो भी स्टूडेंट्स फिलर फॉर्म के साथ मिलकर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैंने वेबसाइट
और सोशल साइट मेंशन कर दी हैं, तो आप जाके पीडीएफ एज अ नोट भी नोट्स जो होते हैं पीडीएफ के वो कलेक्ट कर सकते हैं सेम क्लास के तक जो भी क्लासेस हुई हैं उनके। ओके, और क्विज को आपको अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रैंक लेके आना है। ओके, वी ऑल वांट JRF, सो कीप प्रिपेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।